जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी इलेक्टिव को रखा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव के टॉप 40 सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहले देखिए आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, जितने भी आप लोगों को सेट करवाए जाएंगे हर सेट में पैसेज होगा, कोई सा भी पैसेज रिपीट कर सकता है, इसलिए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए कह रहा है कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इंटरनेट का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है आपका पूरी दुनिया को जोड़ना। क्या है? पूरी दुनिया को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो साइबर अपराध और धोखाधड़ी जो है आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि साइबर अपराध बढ़ रहा है, धोखाधड़ी बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कह रहा है आपसे कि इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। इंटरनेट को जो वर्णित किया गया है वो ज्ञान के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया, यानी कि ऐसा कौन सा शर्त बताया गया कि जब इंटरनेट हमारे लिए लाभदायक होगा। सही जवाब हो जाएगा अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से किया जाए तो इंटरनेट भी हमारे लिए क्या हो जाता है, लाभदायक हो जाता है। इसके बाद कह रहा है आपसे निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। भिन्नता में एकता ही की शक्ति भारत की पहचान है। भाषा, धर्म, वेशभूषा फिर भी एक परिवार समान है। सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है। आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलाती है। जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा। सत्य अहिंसा के मार्ग पर फिर से चलना होगा। हम सब भारत माता के हैं, एक सूत्र में बंध जाएं। मिलकर प्रगति के पथ पर बढ़ें, नई मिसाल बनाएं। ठीक है, अब आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो भारत की पहचान को भिन्नता में एकता के साथ जोड़ा गया है। पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है। तो पद्यांश के अनुसार एकता का जो दीप जलता है वो आपसी मेल और भाईचारे से जलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात की गई है। तो किन झगड़ों से भाई, जाति और धर्म के झगड़ों से दूरी बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है नई मिसाल बनाए पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो नई मिसाल बनाए पंक्ति से प्रेरणा मिलती है प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अब देखते हैं आगे सवाल क्या है आपका, अभिव्यक्ति और माध्यम से सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम माना जाता है। अब जो रेडियो है हमारा, इसको किस प्रकार के जनसंचार का माध्यम कहते हैं। तो श्रव्य माध्यम कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसे सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मीडिया का उदाहरण है आपको बतानी है। तो देखिए टेलीविज़न है, समाचार है, रेडियो है और फिल्म है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो समाचार पत्र हमारा क्या होता है, वो प्रिंट मीडिया होता है, क्योंकि इसको प्रिंट करके हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे कह रहा है कि जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है। तो जनसंचार में जो फीडबैक का महत्व होता है, संदेश को समझने में मदद करता है, संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है, उपरोक्त में से सभी। है ना, हम लोग जैसे कोई सामान खरीदते हैं, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाओगे तो वहाँ पर देखो फीडबैक का ऑप्शन होता है। अगर आप फीडबैक देख नहीं भाई सामान में ये चीज़ खराबी हो तो वो लोग उसको सुधार करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। तो जनसंचार का जो आधुनिक माध्यम है वो आपको बतानी, तो वो है हमारा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंचार का समाज पर प्रभाव पड़ता है, लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, लोगों की राय और विचार को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। कौन है आपको बताना है। तो सत्य और निष्पक्षता का पालन करना
ये पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। यानी अगर आप पत्रकार हैं तो आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा, निष्पक्षता, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त है और वो किसी का मर्डर कर देगा तो आप उसका खबर मत छापिएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है पत्रकारिता में। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है कि पत्रकारिता में पेज 3 से आपका क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है मनोरंजन और जीवन शैली की खबरों को दिखाना। ठीक है। खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है। तो खोजी पत्रकारिता जो होती है गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करता है, ये है ना। अगले सवाल पे आते हैं, टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसको हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। टीवी क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली पहला धारावाहिक कौन है। तो दूरदर्शन पर प्रसारित होता है हम लोग, पहला जो सीरियल है उसका वो हम लोग है। इसके बाद आपसे कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न को सही विकल्पों का आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा या फिर हम ही पढ़ देते हैं थोड़ा स्पीड में। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे पे सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो छटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसको दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। तो ये सब कहानी का पार्ट है। अब आइए क्वेश्चन आंसर पे। कह रहा है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीद कर मतलब खरीदने का सोचा, आखिर वो क्यों खरीदने के लिए सोच रहा था। तो दादी के हाथ जलने से बचाने के लिए, वो चाहता था कि दादी का हाथ ना जले। हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने में क्या समस्या थी। तो हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने में समस्या थी, खिलौने में से कोई काम नहीं बनता है, खिलौने से कोई काम नहीं बनता है। गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो चिमटा का जो उपयोग बताया था वो बताया था आपका सब हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। रोटियों के तवे से उतारने में मदद करेगा, चूल्हे को साफ करने में उपयोगी होगा, आग मांगने वालों को आग देने में उपयोगी होगा। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के जो रचयिता है, अब ये जो कहानी है इसका जो रचयिता है वो कौन है। तो है आपका प्रेमचंद। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कह रहा है दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन से वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्न मध्य वर्गीय का। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया है। सही जवाब हो जाएगा इसका आस्थाओं के बाजारीकरण पर किया है। चमेली की बेटी का क्या नाम था आपको बताना है। तो चमेली की बेटी का बसंता नाम था। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की है। तो काला शुक्रवार पुस्तक की रचना की है सुधा अरोड़ा ने। खानाबदोश कहानी का लेखक कौन है। तो खानाबदोश कहानी जो है उसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है। तो भारत माता का मस्तक हिमालय को कहा गया है। मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी थी। तो ये बेच दी थी इतिहास और भूगोल की किताब। आवारा मसीहा का लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा का लेखक है विष्णु प्रभाकर, याद रखिएगा। पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था। तो पतंगबाजी में जो शरद का मित्र है वो है आपका राजू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है। तो कवि ने जो आलोचना की है धार्मिक भेदभाव और पाखंड की आलोचना की है। हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु जो सोते हैं वेश्या तले सोते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन में पंक्ति में कौन सा अलंकार। नेक्स्ट है आपका कि हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो पंक्ति में जो अलंकार है वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है। कवि कबीर का इस पद्यांश में समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरदास के गुरु का क्या नाम था आपको बतानी है। सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें किया गया है वर्ज भाषा का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। कह रहा है आपसे कि सुमित्रानंद पंत की काव्यधारा के कवि हैं, किस काव्यधारा के कवि हैं आपको बतानी है। तो छायावादी काव्यधारा है ये। ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कह रहा है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका यामा के लिए। मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? तो मगध में जो हस्तक्षेप करता है वो करता है आपका मुर्दा। कौन करता है? मुर्दा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। इसके साथ ही प्लेलिस्ट पर जाइए, आपके लिए बहुत सारा वीडियोज़ है, वहाँ पर जाकर के आप उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, इस कारण से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। यदि आपने किसी भी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन किया है तो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी तक आपने हमारे किसी भी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।